तो सारी प्रतिक्रिया आपको समझकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि जब कभी कोरोना की न्यूज़ आई थी उसका इफ़ेक्ट कब तक था, युद्ध का इफ़ेक्ट कब तक है, ये सारी एनर्जी ने कि वो कच्छ में यानी कि गुजरात में अपना एक बहुत बड़ा प्लांट खोल रहा है, तो क्या ये न्यूज़ उस दिन की थी या तब तक की है जब तक कि ये वर्क करती रहेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, वोडाफोन आइडिया के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्या ऐसा काम कर दिया जिससे वो नंबर 1 भारत की कंपनी बन गई। दूसरी बात करेंगे कि चुपचाप जो ONGC है, जीवाश्म ईंधन जो जिस पे वो काम करती है, उससे निकलकर वो फ्यूचर के हिसाब से वर्क कर रही है और किस क्षेत्र में उसने अपने कदमों को बढ़ाया, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो सर, जानकारी प्राप्त करना और उसको हमेशा याद रखना वो एक अच्छी बात होती है, वरना न्यूज़ तो कंटिन्यू आएगी, कंटिन्यू जाएगी। कुछ न्यूज़ का वजूद जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है, और कुछ न्यूज़ का वजूद जो होता है महीने 2 महीने के लिए होता है, और कुछ न्यूज़ का वजूद जो होता है 1-2 दिन के लिए होता है। रिजल्ट का न्यूज़ आपको मिली तो रिजल्ट का हिसाब किताब 1-2 दिन का है। डिविडेंड की आपको न्यूज़ मिली तो डिविडेंड कब तक के वो मिल रहा है तब तक का उसका हिसाब किताब है। या कोई कंपनी ने अपने फ्यूचर की प्लानिंग आपको बताई तो वो क्या है, वो लंबे समय का हिसाब किताब होता है। तो सारी प्रतिक्रिया आपको समझकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि जब कभी कोरोना की न्यूज़ आई थी उसका इफ़ेक्ट कब तक था, युद्ध का इफ़ेक्ट कब तक है, ये सारी स्थितियाँ आपको भांपनी पड़ती है। पर मेरे लिए एक वैल्यूबल चीज़ वो होती है जब कंपनी अपनी विस्तार की चीज़ें बताती है। भारत के अंदर सबसे बड़ा ऊर्जा का पार्क किसका है? अडानी ग्रीन एनर्जी का है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है जिससे वो 2030 तक करीब 50 गीगावाट की क्षमता को जुटाएगा। जब इसने इस बात की घोषणा करी थी अडानी ग्रीन एनर्जी ने कि वो कच्छ में यानी कि गुजरात में अपना एक बहुत बड़ा प्लांट खोल रहा है, तो क्या ये न्यूज़ उस दिन की थी या तब तक की है जब तक कि ये वर्क करती रहेगी, उसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की, और अडानी ग्रीन एनर्जी को समझने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। भैया, ये वही कंपनी है जो अपनी चीज़ों को अक्षय ऊर्जा में बहुत बेहतरीन तरीके से 2030 तक करीब 50 गीगावाट की क्षमता तक ले जाने के लिए तैयार हो रही है। दूसरा, अडानी ग्रुप की अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी अपने क्षेत्र में 15,000 मेगावाट या 15 गीगावाट कह लो स्थापित परिचालन क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने घोषणा की है जून 2025 तक इसकी कुल क्षमता करीब 15,539.9 मेगावाट थी, जिससे ये देश सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी बन गई है। इसे वैश्विक स्तर पर टॉप 10 स्वतंत्र बिजली उत्पादकों में शामिल कर दिया। स्वतंत्र मतलब अपने द्वारा जो भी काम कर रही है कंपनी, उसमें टॉप 10 में इसे शामिल कर दिया गया है। कंपनी की मौजूदगी क्षमता लगभग 7.9 मिलियन घरों को बिजली दे सकती है और हर साल अनुमानित करीब 28.6 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की भरपाई कर सकती है। अडानी ग्रीन ने कहा कि ये 6.3 मिलियन कारों को सड़क से हटाने या 1.36 बिलियन पेड़ों के कार्बन अवशेषणों के बराबर है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये कंपनी द्वारा 10,000 मेगावाट के आंकड़े तक पहुंचने की घोषणा के 15 महीने बाद आया है, जिससे 5,000 मेगावाट की न्यूनतम वृद्धि किसी भी भारतीय ऊर्जा फर्म द्वारा अब तक की सबसे तेज वृद्धि बन गई है। देखो तो ये कंपनी ने जब 10,000 मेगावाट के बारे में बताया तो उसके 15 महीने के अंदर इसने 5,000 मेगावाट की और अपनी स्थिति जोड़ ली है। अडानी ग्रीन ने कहा कि उसने अकेले वित्त वर्ष 2025 में करीब 3,309 मेगावाट जोड़ा है। भारत में किसी एक खिलाड़ी द्वारा अब तक की सबसे अधिक वार्षिक अक्षय क्षमता है ये, तो ये भी आप समझ कर चलना। दूसरा, अब हम देखेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी से हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही है। देखो, देश के अंदर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा ये वर्क करती है,
तो सौर ऊर्जा जो है सब पे भारी पड़ रही है। किस तरीके से, इस चीज़ को भी अगर आपको समझाऊं तो सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा पर हावी है। मौजूदा कुल उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी, मतलब पूरा बता रहा हूँ, कुल हिस्सेदारी अडानी ग्रीन की नहीं है, ये सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बता रहा हूँ, करीब करीब 11,005.5 मेगावाट है। और वहीं पर अगर हम विंड टरबाइन की यानी कि पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी देखें तो करीब करीब 1,977.8 मेगावाट, और हाइब्रिड पवन सौर परियोजना की हिस्सेदारी अगर देखें तो 2,556.6 मेगावाट है। कंपनी ने कहा कि सभी वृद्धि ग्रीनफील्ड विकास के माध्यम से की गई है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। यहाँ से हमें सौर ऊर्जा को जानने का एक मौका मिला जहाँ पर वो सब पर हावी हो रही है। इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी के CEO आशीष खन्ना ने कहा, हमारा लक्ष्य 2030 तक 15,000 मेगावाट से करीब करीब 50,000 मेगावाट तक की वृद्धि करना है तथा भारत और दुनिया को टिकाऊ ऊर्जा समाधानों से सशक्त बनाने के अपने मिशन पर अडिग रहना है। बहुत बड़ी ये न्यूज़ है भैया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अडानी ग्रीन बनाएगी दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा संयंत्र। ये घोषणा अडानी ग्रीन एनर्जी के संचालन के 10वें वर्ष के साथ मेल खाती है। इसकी प्रमुख परियोजनाओं में तमिलनाडु के कामुथी में करीब करीब 648 मेगावाट सौर संयंत्र, और जो राजस्थान के जैसलमेर में करीब करीब 2,140 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट और खावड़ा मेगा प्लांट शामिल है, जो अभी विकास के अधीन हो रहा है। ये मतलब काम के चरणों में है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित खावड़ा परियोजना अडानी ग्रीन एनर्जी की विस्तार योजना का केंद्र है। दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा ये प्रोजेक्ट करीब करीब 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और इसमें पहले ही 5,355.9 मेगावाट क्षमता चालू हो चुकी है, और इसका लक्ष्य करीब करीब 2029 तक कुल क्षमता का 30,000 मेगावाट तक पहुंचना है। ये आप समझ कर चलना। कुल मिलाकर कंपनी का लक्ष्य 2030 तक करीब करीब 50 गीगावाट की स्थापित नवकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है। देखो सर, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी स्थितियों को नंबर 1 कर लिया है। दूसरा, वो अपनी स्थितियों को 2030 तक के संपूर्ण एनर्जी के सेक्टर से करीब करीब 50 गीगावाट तक पहुंचाएगी। ये अलग न्यूज़ है, ये फ्यूचर की न्यूज़ होती है, इसे आप समझ कर चलना। एक बात और करेंगे ONGC के ऊपर। ONGC चुपचाप क्या कदम उठा रहा है, इस न्यूज़ को भी अगर हम समझें तो भैया, जीवाश्म से भविष्य तक ONGC ने साहसिक रास्ता बनाया। LNG नवकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। सरकारी कंपनी ONGC जो देश के घरेलू कच्चे तेल का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस का 84% उत्पादन करती है। बहुत बड़ी बात है ये। देश के कच्चे तेल में करीब 70% और प्राकृतिक गैस में यानी LNG में 84% का उत्पादन करती है। भविष्य के लिए तैयार होने के प्रयास में अपनी व्यावसायिक रणनीति में एक सुनियोजित बदलाव कर रही है, जबकि कंपनी ने सार्वजनिक रूप से आयातित तरलता प्राकृतिक गैस यानी कि LNG व्यवसाय में उतरने के अपने इरादे की घोषणा की है। ये चुपचाप अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, संपीड़ित बायोगैस, बैटरी भंडारण और यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो ये चुपचाप कर रही है क्योंकि ये जीवाश्म में कंपनी वर्क करती है, थोड़ा बहुत ग्रीन एनर्जी वर्क करती है, पर अपनी स्थितियों को इसने अलग अलग नीतियों से बताया। ये न्यूज़ भी बहुत प्रभावित करने वाली है, जो हमें एक चीज़ अच्छी खासी ONGC पे दिखा रही है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर धन जुटाने वाली स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, और इस स्थिति को अगर हम जानें तो ये न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा अगर इस चीज़ को और समझें तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 5 सत्रों में 9% की बढ़ोतरी हुई। शेयरधारकों ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये भी आप समझ कर चलना। नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि शेयरधारकों ने प्रतिभूति जारी कर 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी अपने धन की चीज़ों को अच्छा करती जा रही है, पर 20,000 करोड़ से कंपनी का मुझे लगता नहीं कि कुछ भला होने वाला है, फिर भी कंपनी ने इसकी मंजूरी दे दी है। मई में नेट सब्सक्राइबर लॉस घटकर करीब करीब 2.74 लाख रह गया, यानी कि जो कंपनी का अप्रैल में 6.47 लाख था जो सब्सक्राइब निकल के जा रहे थे, मई में भी करीब करीब 2,74,000 करीब के सब्सक्राइबर कम हो गए, जो इस साल फरवरी से ग्राहकों के कम होने का सिलसिला जारी है। क्योंकि आपको पता ही है कि वोडाफोन आइडिया ने अपना 5G जो है लॉन्च
कर दिया है, वो धीरे धीरे चीज़ को बढ़ा रही है। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी, खास तौर पर इसके नियामक बकाये के मामले में मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से संभावित राहत पैकेज की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने इस तरह के किसी भी विकास से इनकार किया। कंपनी ने पहले स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, हम रिपोर्ट किए गए मामले के बारे में सरकार से कोई संचार नहीं मिला है। जब भी कोई ऐसा विकास होगा जिसके लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी, हम उसका अनुपालन करेंगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एकाधिकार पर्याप्त नहीं है, यानी कि एक ही कंपनी का ही जोर देश के अंदर नहीं चलेगा, और भी कंपनी होनी चाहिए। भारत को हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। आज भारत शायद एकमात्र देश है इस तरह का जो अलग अलग कंपनियों के साथ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर सीधी सीधी एक बात तो ये आ गई है कि भैया जियो और एयरटेल का ही बोलबाला नहीं होगा, और भी कंपनी को यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा, वो प्रतिस्पर्धा बना कर रखेंगे। और अब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी भी जो है मिल गई है, इसको भी आप समझ कर चलना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं आज तक मैंने बनाया। जो भी न्यूज़ आज मैंने आपको बताई है वो न्यूज़ बेस है, उस चीज़ को आपको समझना, जहाँ विस्तार की योजना और कुछ फंड जुटाने वाली वोडाफोन आइडिया की योजना भी आपको देखने को मिली है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।